Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss the chapter India's external relation. In that we were able to discuss the context of Bangladesh. We have also discussed the context of China along with Pakistan. And in last video we have discussed the role of India in the formation of Bangladesh. Right? We have understood that what was the scenario, what was the position there, and after the struggle, some people, those who were demanding for Bangladesh, they were able to get it in 1971. All of the things we have discussed. But now what after that? Were we able to maintain the peace? क्या हम लोग मेंटेन कर पाए पीस को, या फिर ऐसे ही सिस्टम ऐसे ही चलता रहा कि पीस मेंटेन हो ही नहीं पाई? एंड द सेम थिंग वी आर एबल टू सी टिल टुडे टाइम ऑल्सो, कि आज तक भी पीस मेंटेन नहीं कर पाए हम लोग. आज तक भी हमारे पाकिस्तान के रिलेशन खराब बने हुए हैं. राइट? सो व्हाट आफ्टर दैट? अब उसके बाद क्या? सो दैट वी विल डिस्कस कि अब उसके बाद भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे, और वो कन्फ्लिक्ट होगा कारगिल की फॉर्म में. आप लोगों ने सुना होगा कारगिल कन्फ्रंटेशन. अब कारगिल कन्फ्रंटेशन का मतलब कि कारगिल एक ऐसा प्लेस जहां पर दोनों कंट्रीज की जो आर्मी थी वो आमने सामने आ गई. अब यहां पे क्या हुआ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So let us start now. In the early part of 1999, several points of the Indian state of the LOC in the Mushko, Daras, Kaskar and Batalik areas were occupied by forces claiming to be Mujahidins. अब देखो क्या हुआ. अब कुछ एरियाज थे इंडिया के जो LOC की साइड में थे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. तो हमारे कुछ एरियाज थे, जैसे दरास हो गया, काकसार हो गया, बटालिक हो गया, और इन एरिया को किसने कैप्चर कर लिया? इन एरियाज को किसी फोर्स ने कैप्चर कर लिया, और उन्होंने क्या क्लेम किया कि ये एरियाज किसके हैं? मुजाहिदीन्स के. अब फिर क्या हुआ? अभी मुजाहिदीन था क्या? तो इंडियंस को क्या लगा दैट सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, कि और कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, पाकिस्तान आर्मी की कोई चाल है. दैट्स व्हाई दे आर क्लेमिंग दैट. अब हम लोगों ने क्या किया, इंडियन फोर्सेस स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दैट ऑक्यूपेशन. क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने हमें कैप्चर करने की कोशिश की तो हम ऐसे तो नहीं बैठेंगे कि आओ भाई हमें कंट्रोल कर दो, हमारे एरियाज को कैप्चर करके ले जाओ. नो. तो हमने भी क्या कर दिया, दोबारा से उन पर अटैक करना शुरू किया, रिट्रीट करना शुरू किया, रिएक्ट करना शुरू किया. राइट? अब देखो इसके बाद दिस लेड टू अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट हो गया, और दोनों कंट्रीज की जो आर्मी थी वो आमने सामने आ गई, और इसी को बोलते हैं कारगिल कन्फ्लिक्ट. इसी को क्या बोलते हैं? कारगिल कन्फ्लिक्ट. दिस कन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मई एंड जून 1999. और ये कब चला, ये कब हुआ ये कन्फ्लिक्ट? मई और जून 1999. बाय 26th of July 1999 इंडिया हैड रिकवर्ड कंट्रोल ऑफ मैनी ऑफ द लॉस्ट पॉइंट्स. और जुलाई 26 तक हम लोग हमारे एरियाज को कैप्चर करने में सक्सेसफुल थे, जो एरिया हमारे मुजाहिदीन्स के नाम से क्या हो गया था, मुजाहिदीन्स के नाम से जिनको कैप्चर करने की कोशिश की थी पाकिस्तानी आर्मी ने. तो हम उन एरियाज को, हम लोगों ने उनको दोबारा से गेन कर लिया. The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that, both India and Pakistan had attained nuclear capability. अब देखो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने पूरे के पूरे वर्ल्ड का अटेंशन अटेन कर लिया. हाउ वाज इट पॉसिबल कि दो कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट ऑल ऑफ द वर्ल्ड वाज इंटरेस्टेड, ऑल ऑफ द वर्ल्ड वाज लुकिंग एट अस. व्हाई इज इट सो? ऐसा इसलिए था क्योंकि उससे 1 साल पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर कैपेसिटी गेन की थी. अगर आप लोगों को पता हो तो 1974 में हमने क्या किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया. 1998 में हम लोगों ने दोबारा इन द टाइम पीरियड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों ने क्या किया था, न्यूक्लियर कैपेसिटी अटेन की थी. तो अब क्या था, अगर दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर है तो क्या हो सकता है, अगर दोनों के बीच में कुछ सीरियस अगर कन्फ्लिक्ट्स हुए तो क्या हो सकता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना. ऑलरेडी हम लोग एक इसका नमूना देख चुके थे इन द फॉर्म ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक 6 और 9 अगस्त 1945 इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूएसए ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया था, ये उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया था, न्यूक्लियर वेपन्स डाल दिए थे, है ना. अब देखो फिर क्या हुआ कि however this conflict remained
कन्फाइन ओनली टू द कारगिल रीजन। लेकिन बेनिफिट ये रहा, अच्छी बात ये रही कि ये कहां तक लिमिटेड रहा, सिर्फ कारगिल रीजन तक। In Pakistan, this conflict had been the source of a major controversy as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by the army chief. लेकिन इस conflict की वजह से ना कहीं पाकिस्तान में मेजर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। और उस कंट्रोवर्सी का रीजन क्या था? उस कंट्रोवर्सी का रीजन ये था क्योंकि ऐसा सामने आया बाद में कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उसको तो अंधेरे में रखा गया था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में चल रही थी किसी और चीज की प्लानिंग। और वो किस चीज की प्लानिंग चल रही थी? आप लोगों ने प्रायर क्लासेस में पढ़ा होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, यू मस्ट हैव स्टडीड, जब आप पढ़ते हो कि कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक होते हैं बट एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नहीं है। दे शो ऑफ टू बी दैट, दे प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक बट इन एक्चुअली दे आर नॉट, एंड पाकिस्तान इज द एग्जांपल ऑफ दैट थिंग, है ना? जिसमें आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि पाकिस्तान पे क्या हो गया था, मिलिट्री ने ओवरथ्रो किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और उसके बाद मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया था। एंड द लीडर वाज, आर्मी चीफ वो जनरल परवेज मुशर्रफ। याद आया कुछ? सो दिस इज द कंटेक्स्ट। मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डार्कनेस में रख दिया और फिर क्या किया, आर्मी ने कैप्चर कर लिया और उसका लीडर क्या बन गया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, बाद में जाके प्रेसिडेंट बनेगा, राइट, परवेज मुशर्रफ। सो दिस वाज द कंटेक्स्ट ऑफ कारगिल। मतलब हमारे बीच में अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। वी वर नॉट एबल टू मेंटेन द पीस, सो दिस वाज द सिनेरियो, राइट। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा था कि क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम अस, राइट। दिस थिंग, कंटेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सो होल ऑफ द वर्ल्ड वाज लुकिंग एट अस, है ना, एंड इट द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज एबल टू अटेन द अटेंशन ऑफ ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। क्यों था ऐसा? क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास क्या थी, न्यूक्लियर कैपेसिटी थी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, है ना। लेकिन हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, हम लोगों ने जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट किया, वो क्यों किया? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था और कैसी हमारी पॉलिसी थी? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम दूसरे पर अटैक करेंगे? क्या हम लोगों ने इसीलिए बनाया कि हमें किसी और अपने से ना, जो वीक कंट्री है, जैसे अमेरिका ने कर दिया, क्योंकि जापान के पास उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो ऐसे में कैसे अटैक कर सकता था यूएसए? तो क्यों किया उसने? जस्ट टू शो द मोनोपोली ओनली। तो क्या इंडिया का भी ऐसा ही कोई इंटेंशन रहा है रिगार्डिंग द सेम? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर इट. Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974. ये time period कौन सा था? This is the time period of Indira Gandhi ji. She was the prime minister, and think how much capable she was. That the decision that was not the cup of tea of the male members, है ना? She was able to do that. मतलब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया इन द लीडरशिप ऑफ अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर. दैट इज अ थिंग ऑफ वेरी प्राउड फॉर इंडियन पीपल स्पेशली, जहां पे आप बात करते हो कि हमारी कंट्री में फीमेल को सेकेंडरी कंसीडर करते हैं, राइट. सो नेहरू हैड, और देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेहरू के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ ही नहीं, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट दिस पॉलिसी कि न्यूक्लियर वेपन्स हमें डेवलप करने, राइट. सो नेहरू किसके फेवर में थे? नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया. क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि हमें भाई ना इंडिया को रैपिडली ग्रो करवाना है, बिकॉज ही वॉज एबल टू सी देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ कंट्री, और अगर आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाह रहे हो, सो देयर शुड बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन अवर कंट्री, है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडर्न इंडिया डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, राइट. A significant component of his industrialization plans was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi Jahangir Bhabha. और एक कंपोनेंट क्या था कि कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना, उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम हम इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे. और एक पार्ट था, और वो किसकी लीडरशिप में करेंगे? हम अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जहांगीर भाभा. आपने इनका नेम सुना होगा, है ना. तो अब देखो क्या है कि उनकी लीडरशिप में हम लोग क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे, राइट.
क्योंकि और देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, वेपन्स के रिगार्डिंग नहीं था, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के लिए चाहिए था। अगर आप लोगों को पता हो तो न्यूक्लियर से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। न्यूक्लियर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उसे वेपन्स ही बनाने, आपने उसे डिस्ट्रक्शन ही करना है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, 10 तक तो पढ़ के ही आए हो कि बहुत ज्यादा एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इंडिया का जो इंटेंशन था, व्हाट वाज दैट, इंडिया का इंटेंशन ये था कि हमें क्या करना है, हमें एनर्जी डेवलपमेंट के लिए वो चीजें चाहिए, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी, हमें एडवांसमेंट गेन करना था, मॉडर्न इंडिया बनाना था। नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि नेहरू तो किसके अगेंस्ट थे, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अब देखो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है, न्यूक्लियर का मतलब तो वो न्यूक्लियर है ना, डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, निशस्त्रीकरण कर दो, है ना। आर्मामेंट मतलब जब आप दौड़ में लगे पड़े हो कि उसने मान लिया हमारे रिगार्डिंग है, जैसे हमने 2 बनाए तो पाकिस्तान बोले हम 5 बनाएंगे, चाइना ने 8 बना दिया तो इंडिया वाले बोलेंगे हम 16 बनाएंगे, ऐसा सिस्टम। अब नेहरू ने क्या बोला, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु वाज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्री को भी बोला कि आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दो, मतलब ये जो अंधाधुंध रेस में हम लोग लगे पड़े हैं ना, इसको पीछे छोड़ दो, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, वो जरूरी है ही नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन ही करेगी, राइट। सो हावेवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग, लेकिन फिर भी क्या होता रहा, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग और डेवलपमेंट चलता रहा, क्योंकि कोई बात मानने वाला था ही नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में क्या था, एक दूसरे से आगे निकलने की रेस लगी हुई थी, राइट। क्योंकि जैसे अगर कोई एक कंट्री बनाएगी, मान लो देखो यूएसए ने बनाया है ना, 1945 में सबको पता चला जब उसने अटैक कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू, राइट। सो अब अगर यूएसए बनाएगा तो यूएसएसआर चुप कैसे बैठेगा, राइट। और जब यूएसएसआर बना लेगा तो फिर यूके कैसे चुप बैठ जाएगा। सो ये क्या था, दिस वाज द रेकलेस रेस इन विच ऑल ऑफ द कंट्रीज दे वर ट्राइंग टू गेट फर्स्ट पोजीशन, कि अगर उन्होंने बना लिया ना तो मेरे को पीछे नहीं रहना है, औरों से मेरे को आगे निकलना है, राइट। मतलब अगर यूएसए ने बना लिया तो यूएसएसआर अब सेकंड कंट्री बनेगा जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा, मतलब और कंट्रीज अब उससे आगे नहीं निकलनी चाहिए। दिस वाज द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड एट दैट टाइम। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग और ये सब कुछ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन रहा। When Communist China conducted nuclear tests in October 1964, the 5 nuclear weapons powers, the US, USSR, UK, France and China. अब इन कंट्रीज के नेम आप लोगों को लर्न करने हैं, क्योंकि ये नेम आपको क्यों लर्न करने हैं, क्योंकि यही वो कंट्री हैं जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप रखती हैं। आप लोगों ने अगर यूएनओ के बारे में कभी सुना हो तो यूएनओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो हमने क्या बना दिया था, लीग ऑफ नेशन बनाया था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हमने फिर क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना था जिसका काम होगा वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करके रखना, राइट। फिर क्या हुआ, वो जो हमारा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, तो उसके ना पार्ट्स होते हैं, जैसे जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, वो होता है उसका सिक्योरिटी काउंसिल। और उसमें होते हैं 5 मेंबर्स परमानेंट, जिनकी परमानेंट मेंबरशिप होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया हमेशा बोलता रहता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, है ना। तो ये जो कंट्रीज हैं जिन्होंने टेस्टिंग कर ली थी न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया था, ये वही कंट्रीज हैं जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप है यूएन की। अब देखो ये क्या करेंगे, नाउ दे हैव डेवलप्ड बट नाउ दे डू नॉट वांट दैट एनी अदर कंट्री शुड डू द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि अगर और कंट्रीज भी वेपन्स डेवलप कर लेंगी तो फिर उनको कौन पूछेगा, व्हाट विल बी देयर इंपॉर्टेंस, राइट। अब इसीलिए लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू मेक पॉलिसीज सो दैट दे कैन स्टॉप अदर कंट्रीज फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियर वेपन्स। अब इसके लिए देखो वो क्या स्कीम चलाएंगे। अब इन 5 परमानेंट मेंबर्स ने क्या किया, ट्राई टू इम्पोज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो है एनपीटी। आप लोगों ने कुछ ट्रीटीज के नेम सुने होंगे, अगर कोई बात नहीं, अगर आप अवेयर नहीं हो अभी तक, इन सेकंड बुक विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। अब इनमें 2 ट्रीटी बहुत पॉपुलर है, एनपीटी और सीटीबीटी। अब ये क्या था, एनपीटी बेसिकली 1968 में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई, ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीटी वाज टू कीप द मोनोपोली ओवर न्यूक्लियर वेपन्स।
कि जिन्होंने बना लिया ना भाई 1968 से पहले, वही क्या है, न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है। दूसरी कंट्री जो स्मॉल कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो क्या करेंगी, वो डेवलप करने की कोशिश भी नहीं करेंगी, राइट? और वो अगर डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं तो जो जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, दे विल नॉट बी हेल्पिंग देम, वो उनको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाएंगी, राइट? और होना क्या चाहिए था कि अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और अगर कोई छोटी कंट्री करने की कोशिश कर रही है, सो व्हाई दे आर ट्राइंग टू स्टॉप? क्योंकि अगर इंडिया भी सॉवरेन है, यूएस भी सॉवरेन है, अगर वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर रहे हैं तो व्हाई इंडिया कैन नॉट डू दैट, राइट? अब क्योंकि छोटी जो नई नई कंट्री अमर्ज हो रही थी, दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट पावर्स लाइक इंडिया, राइट? सो अब अगर हमारे ऊपर एक तो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की रिक्वायरमेंट थी, तो अगर ऐसे में कोई हम पर ऐसी ट्रीटी इंपोज करेगा, सो इट वाज वेरी नॉर्मल दैट इंडियन पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, राइट? एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इमेज अब बनना शुरू हो चुकी थी कहीं ना कहीं, राइट? क्योंकि 1965 में हम लोगों ने डिफीट कर दिया था पाकिस्तान को। तो अब देखो फिर क्या हुआ जब इस ट्रीटी पे वो लोग क्या था, क्योंकि कैसी थी, डिस्क्रिमिनेशन वाली ट्रीटी थी, राइट? तो इंडिया ने क्या किया, अब इंडिया ऑलवेज कंसीडर द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। अब देखो जिस कंट्री ने इस पे साइन कर दिया ना, इसका मतलब अब वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा, इसका क्लियर सा मीनिंग यही था। अब इंडिया ने क्या सोचा कि अगर उसने इस पे साइन कर दिए तो क्या प्रॉब्लम होगी, अब वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर ही नहीं पाएगा, बट इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, राइट? और एटलीस्ट और किसी चीज के लिए नहीं तो फिर खुद की सिक्योरिटी के लिए जरूरी था, क्योंकि ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के चला आएगा। यूएसए ने जैसे अटैक कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, है ना, एंड वी हैव सीन कि कैसे मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली, सो ऐसे तो कोई भी आएगा। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस दैट वाज रिक्वायर्ड। अब इसलिए क्या किया इंडिया ने, इसको बोला कि डिस्क्रिमिनेटरी एक टाइप से ट्रीटी है और इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया। When India conducted its first nuclear test, it was termed as peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of using nuclear powers only for peaceful purposes. और जैसे हम लोगों ने 1974 में फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखो 1968 में वो ट्रीटी साइन करवा रहे हैं, हमने साइन नहीं की, और 1974 में हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, हमने उसी के साथ बता दिया कि हमारा इंटेंशन किसके ऊपर अटैक करना नहीं है, बिकॉज इंडिया इज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा वेयर वी बिलीव स्ट्रांगली इन द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो हम अटैक करने के लिए तो ऐसे वेपन्स बनाएंगे ही नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है पीसफुल एक्सप्लोजन करना, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी होगी, वो हमेशा कमिटेड रहेगी किसके लिए, पीसफुल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पीसफुल गोल्स के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए। तो इंडिया ने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ये सारी थीम्स कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर कर दी थी, राइट? अब उसके बाद द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिसी। Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the oil shock due to the massive hike in the oil prices by the Arab nations. अब देखो फिर क्या हुआ, हालांकि जो पीरियड था न्यूक्लियर टेस्ट का, उसने हमारी कंट्री के लिए जो डेमोक्रेटिक पीरियड था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, डिफिकल्ट टाइम क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमारी कंट्री की क्या हो रही थी, हम अब देखो न्यूक्लियर वेपन्स हम डेवलप करें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें तो फ्री में नहीं हो रहा है, उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं कि फर्स्ट टेस्टिंग में वो सक्सेसफुल हो जाए। तो उस पर बहुत सारे रिसोर्सेज हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे कंट्री के। तो इट मीन्स क्या हो रहा था, ऑलरेडी वॉर की वजह से हमारी कंडीशन खराब हुई थी। 1971 में फिर से बांग्लादेश बना था जिसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो क्या हुआ था इसकी वजह से, और फिर क्या होगा, 1971 में बांग्लादेश बना, वहां से हमारी कंट्री में रिफ्यूजीज आए, उनकी लुक आफ्टर करनी थी हम लोगों को। और फिर सेम टाइम पे एक तरफ क्या हो रहा था, अरब इजराइल वॉर चल रहा था। अभी अरब इजराइल वॉर, इसको हम सेकंड बुक में डिटेल में स्टडी कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। अब फिर क्या हुआ, एंटायर वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक, क्योंकि इसकी वजह से ऑयल शॉक हो गया, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, राइट? उसके बाद फिर क्या हुआ, अरब कंट्रीज ने अपने प्राइसेस में बहुत ज्यादा हाइक कर दी। गॉट इट? आप लोगों ने सुना होगा इराक, कुवैत और इन सारे चीजों के नाम कभी सुना हो कि ऑयल क्राइसिस हुए थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर ऑयल जिन कंट्रीज के पास है, इफ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड दे आर अराइजिंग द प्राइसेस, तो हमारी कंट्री तक आते आते तो ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे।
इसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन। इसकी वजह से अब देखो, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए, तो इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसने प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी, इसने प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी कि हमारी इकोनॉमी में उथल पुथल हो गई एक टाइप से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के प्राइसेस, जो चीजों के प्राइसेस थे, वो बहुत ज्यादा हाई होते चले गए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। As you will read in the chapter 6, many agitation were going on in the country around this time, including a nationwide railway strike. मतलब इतने ज्यादा प्राइसेस हाई हो गए कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इवन रेलवे भी, नेशन वाइड रेलवे की भी स्ट्राइक हुई। सो यू कैन थिंक विच काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन इट वाज। तब तक देखो, अब तक हम लोग ना डिफिकल्टी फेस करते आ रहे हैं, है ना। पहले तो हमारे इंडिपेंडेंस के साथ ही पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया 1948 में ही, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा दैट यस अभी कहीं ना कहीं शांति आएगी, तो 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया। उस वॉर से हम लोग कहीं अभी उभरे ही नहीं थे, तो पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू कर दिया, राइट। उस पाकिस्तान वाले अटैक्स में थोड़ा कंट्रोल आया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की। उसके साथ ही 1971 में बांग्लादेश में कंट्रीब्यूशन हो गया, और बांग्लादेश वाले इश्यू को हम रिजोल्व भी नहीं कर पाए थे। उससे पहले क्या हो गया, ऑयल क्राइसिस आ गई। So till now we were having difficulties only. So although there are minor differences among political parties about how to conduct external relation, अभी तक क्या था, माइनर डिफरेंसेस थे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि एक्सटर्नल रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कंडक्ट करना है। इंडियन पॉलिटिक्स इज जनरली मार्क्ड बाय अ ब्रॉड एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है ना, उसको किसके लिए मार्क किया जाता है, एक ब्रॉड एग्रीमेंट जो पार्टीज में हुआ, किसके रिगार्डिंग, ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड ऑन क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मतलब एज उस टाइम पे देखो, आज हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें जो, अगर आप अपोजिशन देखते हो ना, अपोजिशन इज डूइंग क्रिटिसिज्म बिकॉज इट्स वर्क इज टू क्रिटिसाइज ओनली। आज के टाइम पे ऐसा होता है, अगर अपोजिशन गवर्नमेंटल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपोजिशन में बैठे हैं। और अगर वो पॉलिसीज को फेवर करेंगे तो इट मीन्स फिर अपोजिशन का कंट्रोल क्या रह गया, अपोजिशन का रोल क्या रह गया। That's why in today's time opposition are criticizing only the governmental policies. But देखो उस टाइम पे not only the government but the opposition party they were also having the same responsibility for the country. क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वही हमारी कंट्री की अपोजिशन की भी कहीं ना कहीं वही पॉलिसी थी कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन कैसे करना है, अपनी बाउंड्रीज को, सबसे इंपॉर्टेंट तो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना था क्योंकि कहीं से भी अटैक हो रहा था, तो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और हमें नेशनल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो सभी इश्यूज पर हमारी कंट्री की जो पार्टीज थी दे वर हैविंग सिमिलर आइडियाज। So therefore we find that in the course of the decade of 1962 and 1971, when India faced 3 wars, or even later when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in the party politics. अब देखो, आज हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हम उसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड को देखते हो ना, क्योंकि 3 वॉर्स हम लोग ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, राइट। सो उस टाइम पे अपोजिशन वाज नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ अपोजिशन। उस टाइम पे अपोजिशन क्या रोल प्ले कर रहा था, एज अ सबॉर्डिनेट कैसे, कि पहले अगर देखो देश बचेगा तब तो कोई रूलिंग पार्टी, तब तो कोई अपोजिशन पार्टी बचेगी ना। अगर मान लिया कंट्री पर ही अटैक हो रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ रूलिंग पार्टी, व्हाट इज द यूज ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो इसीलिए वहां पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो पॉलिसीज बन रही थी, हमारी जो गवर्नमेंट भी थी अलॉन्ग विद अपोजिशन, वो क्या कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू फ्रेम दोस काइंड ऑफ पॉलिसी कि जो जिस पर सभी का कॉमन एग्रीमेंट बने। और इसीलिए जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डिबेटेबल इशू बना ही नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि उसने ना पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं की नेगेटिव वे में। ऑल्दो पॉलिटिक्स का पार्ट है फॉरेन पॉलिसी, बट ऐसा नहीं था कि अगर हमारी रूलिंग पार्टी कुछ बोल रही है तो उसको अपोज करेंगे अपोजिशन वाले। दैट वाज नॉट हैपनिंग दैट टाइम। तो मतलब फॉरेन पॉलिसी ने हमें नेगेटिव वे में इंपैक्ट नहीं किया, राइट। सो दिस वाज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री एट दैट पर्टिकुलर, और यू कैन से कंटेम्परेरी टाइम पीरियड, राइट। आई होप दिस इज completely clear to all of you. This 2 paragraph we will discuss in next video. I hope the nuclear policy of our country, what you are able to understand that India is always favoring equality.
We are not in the favor of discrimination, and that's why we raised our voice when, you can say, when permanent members of UN Security Council, they were trying to force other countries to sign NPT. We have openly criticized it, right? We have seen it, and you have also seen that India was not in the favor of the development of armaments, right? And along with the first nuclear explosion of our country, we have cleared it. We have cleared it clearly that the objective of our country is just to maintain peace only, because we are from the land of Lord Buddha. हमारी कंट्री में आज भी अगर स्पीचेस चलते हैं, वो कैसे चलते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद की धरती से आए हैं, हम लॉर्ड बुद्धा की धरती से आए, जिन्होंने विश्व को क्या पढ़ाया है? अहिंसा, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, उसमें कहीं ना कहीं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर, सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको विजिबल होते हैं कि हम कभी दूसरे पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हम ऐसे नहीं है कि हमें दूसरी कंट्री पर अटैक करना, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। और उसके साथ साथ हमने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहेगा, पीस को मेंटेन करके रखना है, राइट? So I hope India's foreign policy and the role of nuclear policy, that is completely clear to all of you. The left part of the chapter we will do in the last part of the chapter, that is going to be 10th video of the same chapter. If you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts in comment section. Okay, next part we will start in next video. Till then, keep revising, keep learning, and stay connected also. Thank you. Thanks a lot.